हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो पिछले अध्याय के अंतर्गत पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ग्राफी विधि को समझा था। क्या पढ़ा था? ग्राफी विधि को समझा था। तो उम्मीद है कि आपने ग्राफी विधि पूरी समझ ली होगी। तो आज मैं चलूं आगे। फिर यदि आप सभी कहते हैं कि सर हमने तैयारी कर दी, ग्राफी विधि को समझ लिया, तो फिर आगे चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो है 3 विधियां पढ़ी थी। कितनी विधियां पढ़ी थी? 3 विधियां पढ़ी थी। 3 कौन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ी थी ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि अपन ने अच्छे से समझ ली, एक्सरसाइज नंबर 3.1 पूरी ग्राफी विधि से समझी। अब सेकंड जो आएगी प्रतिस्थापन विधि, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने वाले हैं और 3.2 के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो आएगी हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। तो आइए विद्यार्थियों, हम आगाज करते हैं आज की इस एक्सरसाइज नंबर 3.2 की। और 3.2 अपने को क्या कह रही है, आइए जरा हम समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो है हमारे पास है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात आ गई प्रतिस्थापन विधि। तो आज सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा बेटा, जो प्रतिस्थापन विधि उसको एक बार समझा रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझ लेना। फिर अपन जो एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे सारे करते रहेंगे, क्योंकि फालतू में समय व्यर्थ करना अच्छा नहीं है। देखो, रोज एक एक सवाल को मैं एक एक बार समझाऊं तो इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ लें। तो आइए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि में देखो 3 चीजें करनी होती है। सबसे पहला काम क्या होता है कि कोई भी दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण चुनना है। क्या करना है? कोई भी एक समीकरण को अपने को लेना है और उसमें से या तो x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है, और फिर जो दूसरा जो x और y की वैल्यू आएगी उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करनी है। ये काम हमें करना है। अब देखो कैसे करना है, आओ जरा समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, और दूसरा समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। यहां तक समझ में आ गया? पहले समीकरण को समीकरण 1 दे दो, दूसरे को समीकरण 2 दे दो। अब देखो यहां से क्या करना है कि या तो हमें समीकरण 1 लेना है या समीकरण 2 लेना है। जो सिंपल लगे आपको, जो क्या लगे सिंपल लगे वो लेना है। अब सिंपल कैसे लगेगा कि सर सिंपल तो हमें तो सारे देखने में तो सिंपल ही लगते हैं, लेकिन हमें वास्तव में कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल है और ये हार्ड है? तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बताता हूं। पहले इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, पहले अपन यहां आते हैं कि समीकरण अपने को कैसे पता चलता है कि सिंपल कौन सा है। तो देखो यहां जैसे अपन देख रहे हैं एक्स वाई बराबर 14, यहां एक्स है क्या, इसके गुणांक में कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले वो समीकरण सबसे इजी होता है जिसके गुणांक में कुछ भी नहीं होता। जैसे यहां देखो एक्स वाई, इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है, बराबर 14। ऐसे कैसे एक्स माइनस वाई बराबर 4, इसके भी गुणांक में कुछ भी नहीं। तो जिसके गुणांक में कुछ भी नहीं होता है वो समीकरण हमारे लिए सबसे इजी होता है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी तरह जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, 2x प्लस 3y बराबर 7। अगर एक समीकरण ये होता और एक समीकरण ये होता, तो देखो इसमें गुणांक है, तो गुणांक वाले को नहीं लेना है, अपने को कौन सा लेना है? बिना गुणांक वाले को लेना है। समझ में आ गई? एक चीज तो ये होगी। दूसरा कि अगर मान लो कि सर मेरे पास तो दोनों समीकरण जो है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कोई भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी इस समीकरण की आप तुलना मत करना, ठीक है? तो जैसे एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया कि सर मेरे पास तो दोनों समीकरणों के अंदर गुणांक आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? तो उस समय आप ध्यान रखिए, उस समय ऐसे को चुनिए जिसमें 2, 5, 10 ऐसी संख्या हो, यानी आसानी से भाग जा सके ऐसी संख्या को चुनिए। जैसे यहां देखो 2x प्लस 3y है, इसमें 3x प्लस 5y, तो अपन कोशिश करेंगे इस 2x वाले को पकड़ो, क्योंकि 2 का भाग आसानी से चला जाता है। हाँ, जैसे इसमें 5 है, इसमें भी चला जाएगा, लेकिन x को अगर अकेला करना है तो इसको पकड़ो, और y को अकेला करना है तो इसको पकड़ो। अब अकेले का मतलब क्या होता है कि x और y की वैल्यू ज्ञात करनी हो, ठीक है? तो प्यारे विद्यार्थी, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको सिंपल कौन सा लगता है? तो यहां हमारे पास 2 समीकरण दे रखे हैं, अपने को कह रहा है दोनों में से कोई भी एक समीकरण चुनना है, और एक समीकरण चुनते हुए हमें जो है उसको सॉल्व करना है।
तो हमारे लिए दोनों ही समीकरण इक्वली है, सेम ही है, दोनों इजी है, तो कोई भी समीकरण ले लो। अब देखो एक चीज और समझा रहा हूं, जिस प्रकार ग्राफ के अंदर अपन मनमानी करते थे उसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि में भी मनमानी होती है, विलोपन विधि में भी मनमानी होती है, ठीक है। तो ये जो मनमानी होती है उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ ये हुआ कि मैं चाहूं तो समीकरण 1 को सरल कर सकता हूं और मैं चाहूं तो समीकरण 2 को सरल कर सकता हूं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा पसंद है, आया है, और आप किसको सरल करना चाहते हैं। समझ में आ गई ना मेरी बात? ऐसे नहीं कि सर कभी आप 1 को कर रहे हो, कभी 2 को कर रहे हो, ये क्या चल रहा है, ये कोई हमारा कुछ नहीं चल रहा है भाई। ये आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं, आप अपने स्व इच्छा से कर सकते हो। आप चाहो तो समीकरण 1 को सरल करो, आप चाहो तो समीकरण 2 को सरल करो, लेकिन करना कौन सा है, जो इजी वाला होता है उसे करना है। और क्या करना है उससे, हमें x या y की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी है, चाहो तो x की निकालो, चाहो तो y की निकालो, उसमें भी कोई अड़चन वाली बात नहीं है। तो देखो यहां से क्या करना है, ये x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। मुझे ये समीकरण 2 सरल लग रहा है थोड़ा, तो मैं समीकरण 2 को लूंगा और मैंने लिख दिया समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 4 है। तो अब यहां से क्या करना है आप लोगों को, या तो x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आगे x है तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, और y होता उससे कोई जरूरी नहीं, अगर मेरे को y की निकालनी होती तो मैं y की निकाल देता। तो देखो x की वैल्यू निकालने, तो अब यहाँ समझने वाली बात है, ज्यादातर बच्चे होता है ना वो गलतियां करते, भैया क्या करते, कभी बराबर मन से लगा देते, कभी माइनस का प्लस कर देते, कभी प्लस का माइनस कर देते। अरे भाई क्यों कर रहे हो तुम लोगों को, कहाँ जरूरत है, कहां प्लस का माइनस करने की जरूरत है या कहां माइनस की प्लस करने की जरूरत है। जैसा समीकरण है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। मैं हमेशा कहता हूं गणित का एक नियम है कि जैसा जो है उसके अनुसार चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। तो देखो ये x का वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर की एक तरफ में सिर्फ x चाहिएगा, तो कुछ मत करो, देखो इस x को x लिख दो, इस y को उधर भेजना पड़ेगा, उधर भेजना है तो अभी इसके का साथ छेड़खानी मत करो, जैसा है वैसे छोड़ दो इसको, बराबर का बराबर लिख दो, 4 का 4 लिख दो। अब इसको उधर भेजना है तो उधर भेज दो, ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y। आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आ गई, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। चाहो तो x की वैल्यू निकालो, चाहो y की वैल्यू निकालो, उसको क्या दे देना, समीकरण नंबर 3 दे देना। अब इस समीकरण 3 की वैल्यू जो है उस समीकरण में रखनी है जिससे ये नहीं निकाला। जैसे ये 2 से निकाला आपने तो 1 में रखो, अगर 1 से ये निकाली होती तो 2 में रखनी है। समझ में आ गई ना मेरी बात, मैं कह रहा हूं वो चीज समझ में आ गई कि अगर आप जैसे मान लो 1 से निकालते हो तो 1 से निकाले तो वापस 1 में नहीं रखना है, किस में रखना है, 2 में रखना है। और यदि आप 2 से निकाल रहे हो तो फिर किस में रखने, 1 में रखने। जैसे यहां हमने समीकरण 2 से ये वैल्यू निकाली तो 2 से निकाले तो हमें किस में रखनी है, 1 में रखनी है, तो 1 में रख दो। और अगर 1 में निकाली होती तो फिर किस में रखते, 2 में रखते। मेरी बात समझ में आ रही है ना, इस चीज को ही सबसे बड़ी चीज समझनी है, और अपने को ये विधि समझ लेना तो फिर सब कुछ समझ में आ गया। तो यहां क्या हो गया कि x बराबर 4 प्लस जो y आया इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख दो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखोगे तो देखो क्या होगा, एक ये रहा, अपने को क्या है x की जगह 4 प्लस वाई लिखना है। समीकरण 3 क्या कह रहा है अपने को कि x बराबर 4 प्लस वाई है, तो यानी जहां x दिखेगा वहां 4 प्लस वाई लिखेंगे। तो देखो समीकरण 1 में x यहां दिख रहा है तो x की जगह तो ये लिख दो 4 प्लस वाई, ये प्लस का प्लस लिख दिया, ये y का y लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया, 14 का 14 लिख दिया, 4 का 4, y और y को जोड़ा 2y बराबर 14, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 14 माइनस 4, तो y बराबर निकल के आ जाएगा, सॉरी 2y बराबर निकल के आ जाएगा 10, ये 2 गुणे से उधर भाग में जाएगा तो 10/2, यानी कि y की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी अपने पास, 5 निकल के आ गई। y की वैल्यू निकल के आ गई बेटा। तो y की वैल्यू जो निकल कर आई है, इस y की वैल्यू को वापस कहां रख दो, समीकरण 3 में। अब कोई जरूरी नहीं कि 3 में ही रखनी है, आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो, आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, और आप चाहो तो 3 में भी रख सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे इजी होता है कि आप किस में रख दो, 3 में रख दो। तो समीकरण का जो ये y की वैल्यू आई वो किस में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। तो लिख दो जी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण
3 में रखने पर, 3 में रखोगे तो देखो क्या होगा, x बराबर 4 का 4 और y की जगह क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, तो y की जगह आ जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई होगी ना। प्रतिस्थापन विधि कैसे करनी है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, कोई बच्चा ये नहीं कहना चाहिए मुझे प्रतिस्थापन विधि नहीं आती, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि बहुत सरल है बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना होता है। देखो पहले क्या करना है, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है, 2 समीकरण दे दिए। फिर उसके बाद क्या करो, कोई भी एक समीकरण को लो और या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। तो यहां से अपन ने एक समीकरण लिया, x की वैल्यू निकाली, जो x की वैल्यू निकालते हो या y की वैल्यू निकालते हो उसको दे दो समीकरण नंबर 3। फिर जो ये 3 की वैल्यू आती है, इस 3 की वैल्यू को उस समीकरण में रखना है जिससे आपने वैल्यू नहीं निकाली। मेरी बात समझ में आ रही, जो ये 3 समीकरण नंबर जो 3 है, उस समीकरण का मान किस में रखना है जिससे नहीं निकाली आपने। जैसे 2 से निकाली तो 2 में नहीं रखना है, किस में रख दो, 1 में रख दो। और अगर 1 से निकालते हो तो किस में रख दो, 2 में रख दो। ये बात समझ में आ गई। फिर यहां से सॉल्व करते करते आओगे तो यहां से या तो x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी। अगर आप x की वैल्यू निकली होगी तो y की आएगी, और y की यहां निकली होगी तो यहां x की आएगी। कोई भी आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू आती है वापस इस समीकरण 3 में रख दो तो दूसरी वाली वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। तो ये है प्रतिस्थापन विधि, हमारे पास बहुत इजी मेथड से हो जाती है। तो यानी ये चीज समझ में आ गई। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। ये पेज खाली है आप लोगों के लिए, अगर मान लो कभी कभार नहीं होता है तो आप आराम से अगले पेज तक पहुंच सकते हैं। अब देखो बेटा, यहां समझने की बात है, अगला प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है। क्या आया है, थोड़ा सा हार्ड आया, कोई हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। देखो क्या है, पहला समीकरण हमारे पास है s माइनस टी बराबर 3। तो पहले तो लिख दो समीकरण s माइनस टी बराबर 3, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो थोड़ा सा अटपटा है तो मैं इसको सरल कर दूं। सरल कैसे किया जाता है कि जब बट्टे वाली संख्या आती है तो हम क्या लेते हैं, लसअप लेते हैं ना, क्योंकि लसअप तो लेके इसको सरल करना पड़ेगा। तो लसअप ले लीजिए, देखो लसअप लोगे तो 3 और 2 का लसअप क्या आएगा, 6 आएगा। लसअप लेने का तरीका आता है ना, जब ये दोनों अलग अलग संख्या हो, अभाज्य संख्या हो दोनों ही, तो क्या करो, दोनों को गुणा कर दो। तो गुणा करोगे 3 और 2 का गुणा 6 हो गया, 6 आ गई। अब इसमें से क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी त्रिज्या गुणा, तो 2 का गुणा s के साथ करोगे तो 2s प्लस 3 का गुणा t से करोगे तो 3t बराबर 6 का 6। 2s प्लस 3t, ये 6 से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6 इंटू 6। एक बार मैं कर देता हूं 6 इंटू 6 ताकि 36 समझ में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये जो समीकरण बना इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो दूसरा लिख दो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखो ये समीकरण थोड़ा अटपटा दे रखा था, अपन ने उसको सिंपल सा कर लिया, थोड़ा सिंपल बना दिया। तो ये चीज समझ में आ गई कैसे बनाए। अब देखो यहां से क्या करना है, वापस वो तरीका समीकरण 1 और 2 में आपको इजी कौन सा लग रहा है भाई, 1 लग रहा है या 2 लग रहा है। तो अपने को 7 दिख रहा है, मेरे को तो समीकरण 1 इजी लग रहा है। तो अब की बात समीकरण 1 लो और क्या निकाल दो, या तो s की वैल्यू निकाल दो या t की वैल्यू निकाल दो। तो समीकरण 1 में क्या होगा, s माइनस टी बराबर कितना है अपने पास, 3 है। तो s माइनस टी बराबर 3 आ गया। देखो इस s की वैल्यू निकाल देता हूं, इस माइनस टी को उधर भेज देता हूं। तो s को तो पहले s लिख दिया, t को उधर भेजना है तो कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, 3 का 3 लिख दिया। अब इस माइनस के t को उधर भेजूंगा तो प्लस का t बढ़ जाएगा। तो s की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 प्लस t, इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। अब जो ये समीकरण 3 की वैल्यू निकले, अब बेटा बताओ मेरे को कि ये वैल्यू किस में रखी जाएगी। ये जो 3 की वैल्यू है ये 1 में रखूंगा या 2 में रखूंगा। तो उसमें आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर ये जो वैल्यू है 2 में रखेंगे। कहां रखेंगे, 2 में रखेंगे। अब 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था कि जिससे निकालते हो उसमें नहीं रखनी है।
तो अपन ने तो किससे निकाली, एक से निकाली, एक से निकाली तो एक में नहीं रखनी है, दो में रखेंगे, तो रख दो दो में। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो लिखो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। अब 2 में रखोगे, देखो क्या आएगा, 2 का देखो यहां s की वैल्यू है अपने पास, समीकरण 3 में s की वैल्यू है, तो 2 का तो 2 लिख दिया। s की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस t, तो s की जगह अपन लिख देंगे 3 प्लस t, प्लस का प्लस लिखेंगे, 3t का 3t लिखेंगे, बराबर का बराबर लिख दिया, 36 का 36 लिख दिया। समझ में आ गई? यानी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जो जैसा था वैसा लिख दो। तो अपन ने जैसा था वैसा लिख दिया। 2 और 3 का गुणा करोगे 6, फिर देखो अपन जानते हैं ना भाई 15 अगस्त को लड्डू देता है तो सबको एक समान देता है या अलग अलग देते हैं, सबको देते हैं। तो देखो यहाँ 2 को 3 से गुणा किया तो इस t से भी गुणा करेंगे, ऐसा नहीं खाली 3 से गुणा करके छोड़ दो, सबको 15 अगस्त को लड्डू सबको मिलते हैं तो हम भी लड्डू सबको बांटेंगे। तो देखो 2 का गुणा 3 से कर दिया, फिर 2 का गुणा t से करोगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36, 6 का 6 प्लस 2t और 3t को जोड़ूंगा तो 5t बराबर 36, ये 5t का 5t, 36 का 36, ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो क्या बन के आ जाएगा हमारे पास 5t, सॉरी मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 5t बराबर क्या बन के आ जाएगा 30, ये 5 गुणे से भाग में उधर जाएगा तो 30/5 यानी कि 6 बार, तो t की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 6। t की वैल्यू जो निकल के आई, इस t की वैल्यू को कहां रखनी है, वापस समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लो जी रख देते हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिख दो t का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब 3 में रखोगे तो देखो क्या है, s का s बराबर का बराबर 3 का 3 और t की जगह क्या लिख देंगे 6, तो 3 का 3, ये प्लस का प्लस, t की जगह लिख देंगे 6। ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू कितनी थी 6 थी, इसलिए अपन ने t की जगह क्या लिख दिया 6 लिख दिया। तो यहाँ s बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 3 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 3 और 6 की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 9। तो s की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 9 निकल के आ गई, यानी s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6 निकल के आ गई। तो यहां तक समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? यहां तक अगर समझ में आ गया तो अगला प्रश्न चलते हैं तीसरा। तीसरा देखो बहुत इजी है। तीसरा देखो एक समझने की बात बता रहा हूं बेटा, तीसरा प्रश्न जो है इसके जो वास्तविक मूल्य निकलेंगे यानी अनेक हल निकलेंगे। अब अनेक हल क्यों निकलेंगे इस चीज को समझते हैं। ये जो है जो प्रश्न है ऐसे परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसको परीक्षा के अनुकूल नहीं समझ सकते अपन, लेकिन कभी कभार अगर आ जाए तो हमें क्या करना है इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे एक समस्या है कि पहला समीकरण है 3x - y बराबर 3, लेकिन जो दूसरा समीकरण है 9x - 3y बराबर 9, ये समीकरण तो अलग अलग दे रखे हैं लेकिन दोनों एक जैसे ही। अब एक जैसे कैसे, देखो मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ 9x है, यहाँ 3y है, देखो 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 3 में अगर कॉमन ले लूं, 3 कॉमन लूं तो देखो 9 से 3 का भाग दिया तो 3x माइनस 3y में 3 का भाग दिया तो y बराबर 9, ये 3 गुणे से उधर जाएगा तो भाग में, तो 3x - y बराबर क्या हो जाएगा 9/3, 3 से 3 बार कट जाएगा तो 3x - y बराबर क्या निकल के आ गया 3। देखो दोनों समीकरण सेम निकल के आ गए, और जिस समय दोनों समीकरण सेम हो जाते हैं तो उस समय अपरिमित रूप से अनेक सारे हल हो जाते हैं, यानी उस समय x और y की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। क्या नहीं होगी, x और y की वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि एक समीकरण है, दोनों समीकरण सेम है, इसका मतलब तो समीकरण एक ही हुआ, और एक समीकरण है तो उसके हल होने चाहिए, अपने को 2 समीकरण अलग अलग चाहिए, जबकि दोनों समीकरण एक जैसे हो गए तो इसका मतलब इसका हल अपने से आसानी से नहीं निकल सकता, इसके अनेक सारे हल हो गए। तो ये चीज समझ में आ गई। तो यहां लिख देंगे समीकरण, चूंकि
समीकरण, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, तो लिख दो समीकरण 1 व 2 समान होने के कारण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक अपन ने समझ लिया। अब जो चौथा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों की ओर आगे बढ़ता हूं। जो चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर आप कर सकते हैं तो करना, जरा नहीं कर सकते हो तो छोड़ो। चौथा आपसे मुश्किल से होगा, पांचवा भी आपसे मुश्किल होगा थोड़ा, छठा भी आपसे नहीं होने वाला, ऐसे लसप लेके करना है। चलो कोई बात नहीं, आप कोशिश करना, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होएगा अगले लेक्चर्स के अंदर मैं करवाऊंगा, खुद आकर करवाऊंगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा समय पूरा होने को आ गया है, तो इसलिए अब हम आज के लिए हो जाते हैं विदा और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और आप लोगों को एक काम दे के जा रहा हूं, यदि आप अपना दिमाग लगा सकते हो और इसको कर सकते हो तो जरा जरूर करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।